टेम्परेचर कम हो गया सर वो लड़का को। नेक्स्ट डे मेरा बेटा को टेम्परेचर आ गया था जी। फिर वो स्वैब टेस्ट में वो इनएक्टिव है वायरस करके मेरा बेटा को रिजल्ट आया सर। उसको एक्टिव है करके आया, उसको आइसोलेट कर दिया सर जी। तो खाली मैंने दवा क्या दिया था उसको। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्ते शशिकांत सर। जी मैडम। या S1C1 A1 F1 वो एलर्जी का दिया था मैंने पहले जब आया था वो मेरे पास। वो हम लोग अभी मिला ना सर कोरोना का प्रोटोकॉल्स, तो अभी ये वाला नहीं दिया था मैंने उसको जी। तो और डाइजेशन के लिए मैंने S1C15B वो वाला और S2A2 L1 F1 B सो वो वाला दी थी सर। और ये स्मेल करने के लिए C13 RE, बस इतना में ही सर वो जो वायरस है वो सब इनएक्टिव है सर। इसीलिए तो इनएक्टिव हुआ ना मैडम। C13 RE दे दिया आपने। हाँ सर। बाकी का प्रोटोकॉल में केवल S1 है, बाकी का तो प्रोटोकॉल काम करता नहीं है। बी अपन मान सकते हैं, चलो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, बाकी तो कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं उसमें ऐसा। ठीक है। हाँ। फिर भी देखो सर हमने टारगेटेड मेडिसिन दिया नहीं, हल्का फुल्का सा मेडिसिन में वो इनएक्टिव है सर। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। लेकिन ध्यान रखना 7 to 10 डेज कंटिन्यू करना है मेडिसिन, है ना, ताकि रिटर्न नहीं हो। अगर रिटर्न हो गया ना तो बहुत परेशानी में हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, अंदर का अंदर डैमेज हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या डैमेज हो गया सर? अभी का जो प्रोटोकॉल है वो अरेंज करा दीजिए उनको आप। ठीक है। हमारे ग्रुप में काफी लोग जी गुड इवनिंग, बॉम्बे के काफी लोग जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी सारा डॉक्टर AK सिंह है जुड़े हुए बॉम्बे से। ओके ये ना ओके सर, उनको मैं बोल देती हूँ। सर कल मेरे पास एक पेशेंट आया था सर, विजडम टूथ बाहर नहीं आया था सर, 20 इयर्स का बच्चा है जी। डेंटिस्ट के साथ तो हफ्ते भर चला के आया हुआ सर, लेकिन पेन बहुत जबरदस्त था। मैंने खाली एक WE आपने बोला था सर ना, कॉटन में डाल के वहां रख दिया था सर। विदिन 5 to 7 मिनट्स पूरा का पूरा पेन चला गया था सर। बिल्कुल मैडम। और टुडे मॉर्निंग भी मैंने एक डोज दिया था सर, उससे रिलीफ है, लेकिन वापस आ रहा है सर। आप उसको C3 C4 वर्वन दे दीजिए आप। ठीक है। C3 C4 वर्वन सर। हाँ, इसको इंटरनल दे दीजिए आप उसको रोई में रखने के लिए कॉटन से। ओके सर। इन्फेक्शन जो भी हो जी बिल्कुल वो चला जाएगा। और साथ में आप जनरल टॉनिक में D5 में C4 S5 RE दे दीजिए, इमीडिएट बंद हो जाएगा। 2 से 7 दिन दे दीजिए। ओके सर। ओके, टूथ बाहर आने के लिए हम कुछ कर सकते हैं सर? कुछ नहीं। C3 C4 वर्वन आप लगा दीजिए, फिर देखिए जलवा आप। ओके सर श्योर सर। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते मंदर सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया जी सर। जी आपका सवाल सर। अरे सर जी। नमस्कार मनीष सर। नमस्ते संजय सर, क्या बात है, ठंडी ठंडी आवाज? अरे सर ठंडी हो रही है बहुत। टेक केयर जी। प्रोस्टेट कैंसर के उसमें पेन में भी संजीवनी देने से बिल्कुल दर्द नहीं है उसको। बिल्कुल सर, संजीवनी का आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 14 पीसेस यूज कर लिए अभी तक इस महीने में, जो गया ना लास्ट मंथ। तो आप 14 into 450 कर लो आप। इतना डिस्टिल वाटर मेरा पूरा खत्म हुआ है, आप सोच लो। मेरे यहाँ मैक्सिमम जितने भी पेन के पेशेंट आ रहे हैं मैं सीधा संजीवनी पकड़ा रहा हूँ। आफ्टर 45 ईयर सीधा संजीवनी। सिंथेसिस डायल्यूशन REWE में जितने भी यंग ब्रिगेड है उनको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, 40 साल के अंदर वाले और 40 साल के बाद वालों को, सबको हम लोग जो है संजीवनी दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, है ना। अभी मैंने 100 पीस का ऑर्डर लगाया तो सर बोलते कि यार ये तुम क्या कर रहे हो सर, हमको बता दो क्या यूज कर रहे हो आप। नो डाउट। और उसने तो बेचारे ने जो फीडबैक दिया, अम्बाला से है वो जी, और हाथ जोड़कर ये कहा कि सर आपके पास में आस लेकर आया था और अदरवाइज मैंने तो जहर की गोली खाकर मरना जी। मां थोड़ी बहुत बड़ी बात है सर, सही बात, बहुत बड़ी बात है सर। हम लोग सोच नहीं सकते हैं, वो चीजें मिल रही है हमको। जी नहीं, वो आपके पैर पर कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं लगने देंगे सर, आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इसमें जैसे विनोद सर हैं,
ठीक है, राजा बाबू सर है, आप हैं, देवांगन सर हैं, मतलब संजय सर हैं यूपी से, अनुषा मैम है, पद्मावती मैम है, मल्लिका मैम है। मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा ऐसा खड़ा हो हमारे लिए कि हम, मतलब बड़ी बात नहीं, भूलना एक अलग चीज है सर। आप तो देख के गए हो हितेश सर, हम तो करके जाने वाले हैं, कुछ ऐसा करके जाने वाले लोग याद रखेंगे। और हम लोग, हमारा ग्रुप इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर मेरे पास, अगर मान लो आप छत्तीसगढ़ से कोई पेशेंट आता है, मैं वहीं का वहीं रिफर कर देता हूँ कि आप वहां चले जाओ, ठीक है। तो वहां पर क्या ऐसे का ऐसा रिजल्ट वहां पर मिल जाना चाहिए, तो मजा आ जाए। और सबसे बड़ी चीज होती है यही फीडबैक गवर्नमेंट को नजर आएगा सर, जब लाइनें लगेगी ना। मेरा एक ख्वाब है, आज मैं 20 पेशेंट एवरेज देखता हूँ, मेरा एक ख्वाब है कि मैक्सिमम 50 पेशेंट मेरे घर के बाहर बैठे रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अब हमें ये चीज पे आप डॉक्टर चमन सर को देखो पहुंच गए, डॉक्टर ग्रेवाल सर देखो अभी प्रैक्टिस एलोपैथ कर रहे थे, अभी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमोपैथ में करने लगे हैं वो, ठीक है। अब शैलेश चौहान पहुंच गए, नमस्कार। डॉक्टर वर्मा, नमस्ते, डॉक्टर वर्मा सर कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारा ग्रुप ऐसा ही हो, टाइम किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं, हम चाहते ही नहीं है 50 से 55 60 साल तक। अब हमारे ग्रुप में, अभी नए ग्रुप में तो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं पंजाब से, डॉक्टर रुपिंदर पाल सिंह सर है, डॉक्टर दरबारा सर है, डॉक्टर अवतार सर है, ये बहुत सीनियर सिटीजन्स है। और आज अगर हम लोगों के ऊपर इनका आशीर्वाद है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ हितेश सर, इतनी जादूगरी होने वाली है, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, नो डाउट। जादूगरी भी तो आपने सिखाई ना सर। जी जी, नमस्ते राधा मैडम। गुड इवनिंग सर। एक पेशेंट को बल्कि यूटेरस, एंडोमेट्रियम वॉल और फाइब्रॉइड तीनों के लिए मैं ट्रीटमेंट दी थी सर। 2 महीने में पूरा एंडोमेट्रियम वॉल और बल्कि यूटेरस पूरा क्लियर हो गया था। वही मेडिसिन में और एक 2 महीने कंटिन्यू किया सर। अब एंडोमेट्रियम वॉल तो 7 पर आ गया है। हाँ, फिर फाइब्रॉइड और ये बल्कि यूटेरस थोड़ा 2 mm थोड़ा ज्यादा हुआ है सर। उसको नेगेटिव में जाओ, मेडिसिन को नेगेटिव कर दो। ओके सर, ओके सर। आप इसको समझो कि वहां पर पॉजिटिव अप्रोच हो रही है, यानी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। ओके सर, ओके करोगे नेगेटिव में देना, बिल्कुल नेगेटिव चले जाओ, 10th डायल्यूशन पे चले जाओ, ठीक है। ओके सर, ओके सर जी, ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पंकज सर। सर जी, पेन में संजीवनी कितना देना है पेशेंट को सर? हर 10 मिनट पे 10 ड्रॉप। ओके सर। जी, पंकज सर मंडे भेज दूंगा है ना, प्रिपेयर में लगा दी मैंने। हाँ सर, वही मैं पूछना चाह रहा था। मैं इसलिए आपकी बात से समझ गया ना सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअल में क्या है ना सर, एक्चुअल में क्या है ना सर, मुझे कल बाहर जाना है। मैंने 50% तो प्रोडक्शन कर लिया है, लेकिन उसमें हाई पोटेंसी को कुछ मिक्स करके दूंगा। मैं आपको स्लिप भेजूंगा जब भेजूंगा ना। हाँ सर, तो आप उसको देखिएगा और उसको समझिएगा, फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा मैंने क्यों दिया वो, ठीक है। हाँ सर, और उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दीजिए सर, वो पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है सर, मेडिसिन भेजने के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, मुझे वो बच्चे की चिंता है। हाँ सर, बिल्कुल, हम लोग बहुत परेशान उसी के लिए हैं। नहीं, मुझे बड़े की चिंता नहीं है, भैया की चिंता, क्योंकि हमको पता है एज फैक्टर है, थोड़ा धीरे होगा, लेकिन बच्चे का 60% डैमेज है, हमको 60% की चिंता है, क्योंकि अभी एज ज्यादा नहीं है बच्चे की, ठीक है ना। जानते हैं सर, भाई को प्राइवेट कंपनी से निकाल दिया था उसके बाद जी, तो वो फिर सरकारी में उस ग्राउंड पर चला गया है, तो इसीलिए इतना परेशान है कि भाई कहीं वहां भी कुछ गड़बड़ मत हो जाए। नहीं नहीं, कोशिश हम पूरी करेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले हमको, ठीक है ना। हाँ सर, बस आप केवल कर लिए, केस ले लिए सर, अब हम लोग निश्चिंत हैं। नहीं, अब देखो मैं आपको 10,000 डायल्यूशन का प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सर, आपके सामने, मैं इसीलिए आपको बोलने वाला था, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता दिया। हाँ सर, थैंक यू सर। जी, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज और एक जोरदार चैप्टर लेके आया हूं, एंजाइटी, ठीक है। आज के समय में हाइपोथैलेमस से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं दोस्तों, सबके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, और उन्हीं सब चीजों को छोटे छोटे पैमाने पर हम लोग दोस्तों जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम एंजाइटी की बात करेंगे, तो आप लोगों को पता है दोस्तों एंजाइटी से कितने लोग प्रभावित हैं, ठीक है। आप सब जानते हो कि एंजाइटी से कितने लोग प्रभावित हैं दोस्तों। और जब एंजाइटी की बात करते हैं तो सबसे पहले पैनिक होता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया मुझे, ठीक है।
जब एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जब बहुत खराब सिम्टम आते हैं, बहुत एक्यूट यानी तीव्र कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जब एंजाइटी अटैक होता है और पैनिक अटैक होता है, तो दोनों बहुत गहरे संबंध के साथ होते हैं दोस्तों। और यही कारण है इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी घबराहट, बेचैनी, ठीक है, अनइजीनेस फीलिंग होना। जब ये सारी चीजें एक साथ आती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण आती है। और ये बहुत ही सिंपल सा वे होता है दोस्तों समझने का कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर शामिल होता है दोस्तों तो इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी बॉडी में कहीं भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाए, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, जिसके कारण जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आज आप लोग देख रहे हो दोस्तों, बहुत कॉमन रूप से आपके टेबल प्रैक्टिस में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर वो भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। एंजाइटी अटैक्स आना, पैनिक अटैक्स आना, इसके सिम्टम्स आना, ये जो होता है दोस्तों, आजकल सारे लोग मन से मेडिकल की मेडिसिन ले लेकर दोस्तों अपने पूरे स्वास्थ्य के ऐसी तैसी करने पे तुले हुए दोस्तों। मेडिकेशन हो या साइकोथेरेपी हो, इसके ट्रीटमेंट कर करके दोस्तों डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है उन्हें पता ही नहीं है कि हाइपोथैलेमस यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों। जब आप हाइपोथैलेमस के लेवल पर आते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी इंसोम्निया का लेवल जब होता है तो वहां पर एंजाइटी का डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि क्यों लिंक करता है दोस्तों। यानी जब आप हाइपोथैलेमस को देखते हो तो आप देखते हो कि ये होमियोस्टेसिस को रेगुलेट कर रहा है, हमने पढ़ा दोस्तों, अर्थात वहां पर दोस्तों हार्मोन और नर्व के बीच, केवल ये चीज आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग सुनते हो दोस्तों, लेकिन आपने कभी बारीकी समझने की कोशिश की होगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें यह भी पता है कि जब होमियोस्टेसिस बैलेंस होगा हाइपोथैलेमस के माध्यम से, तो हार्मोन और नर्व दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। यही कारण है दोस्तों कि हाइपोथैलेमस यहां पर यह निर्भर करता है कि नींद आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस के ऊपर कह सकते हैं हम लोग कि वो निर्भर करेगा कि आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। यानी अगर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आपको नींद आ रही है, आप हेल्दी स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको एंजाइटी तो होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दोस्तों जब आपको पता है कि सोने पर बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, बॉडी के जो काम करने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है दोस्तों। क्यों हो जाती है कम? क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। जब हम सोते हैं तब हमको क्या मिलता है दोस्तों? जब हम सोते हैं तो मैक्सिमम केसेस में दोस्तों हमारी जो बॉडी की एबिलिटी होती है वो धीरे 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 करके दोस्तों डाउन होना शुरू हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट धीरे धीरे डिक्रीज होकर नॉर्मल हो जाती है दोस्तों। ब्रीदिंग रेट जो वहां पर स्पेशली एनर्जी के रूप में जो यूज की जाती है एनर्जी, उसका ज्यादा मात्रा में यूज न करने के कारण डिक्रीज हो जाती है, अर्थात डेफिनेटली पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा दोस्तों। अगर हम एक्टिवेशन करेंगे जब भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, क्या ऐसे ही चला जाएगा ऑक्सीजन? नहीं ना, तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा दोस्तों। जब वहां पर जाओगे तो ब्रेन का फंक्शन कम होगा या ज्यादा होगा दोस्तों? ब्रेन का फंक्शन स्लो हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा दोस्तों। और ये कारण क्यों होगा दोस्तों ऐसा? क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन लेस अवेलेबल हो जाएगा, और एसिटाइल कोलिन जब वहां पर लेस अवेलेबल हो रहा तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर जब एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा दोस्तों, तो जो नर्व का कोऑर्डिनेशन है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व कम हो जाएगा और इसी कारण दोस्तों नींद आती है। याद रखिएगा, इसी कारण नींद आती है। और नींद पर्याप्त हुई तो आपको क्या बेचैनी, घबराहट या एंजाइटी होगी क्या? नहीं ना, आप प्रॉपर नींद में लेंगे दोस्तों। लेकिन यदि मान लो एसिटाइल कोलिन का स्तर आपकी बॉडी में बना रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? यानी आपका पेट खराब है, आपका डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस है, तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का स्तर आपके बॉडी में बना रहेगा, और बना रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? बॉडी एक्टिव रहेगी। और जब बॉडी एक्टिव रहेगी तो क्या होगा? क्या आपका माइंड सो जाएगा? आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, ठीक है। बेचैनी, डिप्रेशन, घबराहट, ये सारी चीज वहां पर जनरेट हो जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, इसीलिए इतना बताना पड़ रहा है हमको दोस्तों। जब हाइपोथैलेमस स्लोइंग डाउन हो जाएगा तो ब्रेन को सिग्नल क्या होगा दोस्तों?
जब हाइपोथैलेमस वहां पर स्लो डाउन हो जाएगा दोस्तों, शोइंग डाउन करेगा, तो उसमें क्या होगा, सिग्नल्स जो होते हैं दोस्तों ब्रेन की तरफ जो होते हैं वो स्लो हो जाएंगे। और यही कारण है दोस्तों कि वहां पर धीरे 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 ब्रेन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है, यानी कि वहां पर उसको महसूस हो जाता है कि अब यहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, इसीलिए पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये मेन वर्क होता है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट रेस्ट करा तो क्या होगा, बॉडी जरूरी एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी, यानी आप इंफेक्शन से लड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लोगे। आपकी बॉडी में डेफिनेटली दोस्तों एंटीबॉडी जब बनेगी तो कंप्लीट रेस्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कंप्लीट रेस्ट नहीं करोगे, आप नींद नहीं आएगी आपको, आप रात भर परेशान रहे, बेचैन रहे, करवट बदलते रहे, नींद नहीं आए आपको दोस्तों, इन्फेक्शन की प्रोसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। और यही कारण है आज के समय के मॉडर्न जितनी भी बायोलॉजिकल डिफिशियंसीज होती है उसके कारण बहुत ही आसानी से एंजाइटी डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति में घर कर जाता है दोस्तों। क्यों कर जाता है, आप अगर टेबल प्रैक्टिस में साइकोलॉजिकल देखोगे, हमारे हितेश सर साइकोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, जब आप इस चीज को देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि जब कभी भी आप बच्चों को उदाहरण लेकर देखोगे, चाइल्ड में नींद ज्यादा आती है, बच्चों को नींद ज्यादा आती है। आप देखो, जरा सा खाया खेला कूदा फिर सो गया, क्यों? क्योंकि दोस्तों एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होती है उसकी बॉडी में, और जब लीवर की एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होती है तो बच्चों को दोस्तों आप देखोगे 16 से 18 घंटे तक बड़ी आसानी से नींद आ जाती है। और वहां पर क्या होता है, एनर्जी पर एंटीबॉडीज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और यही कारण है, यही स्थिति अगर ह्यूमन बींग्स में आफ्टर एडल्ट स्टेज में जब हम देखें, मतलब चिल्ड्रन से एडल्ट स्टेज में आने पर जब देखें, तो वहां पर दोस्तों एनर्जी और एंटीबॉडीज का जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तभी वहां पर प्रॉपर उसका बॉडी का डेवलपमेंट सही हो पाएगा दोस्तों। यदि ओल्ड एज में आप देखें, ओल्ड एज में एज के हिसाब से चले जाए दोस्तों, क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होती है दोस्तों और एनाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाती है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, लॉजिकल समझिएगा आप, जिससे ओल्ड एज में नींद आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो यही चीज तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी बॉडी के लेवल पर, भले हम अब यंग है, लेकिन अगर हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट है दोस्तों, बेचैनी हम लोगों को, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या एनाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर होगी, नहीं होगी, हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगी। तो जब कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगी तो क्या आपको नींद आएगी दोस्तों, एसिटाइल कोलिन एक्टिव रहेगा, नींद आएगी आपको। यही कारण है दोस्तों जो आपको समझने का आपको। इसीलिए दोस्तों अगर किसी भी ओल्ड एज के पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो तो वहां पर आपको ये पूरी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। यानी यहां पर आपको ध्यान रखने पड़ेगा कि सोने का जो समय होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग उसको निर्धारित करें आप। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर हाइपोथैलेमस दोस्तों वहां पर स्वेटिंग का प्रोसेस बढ़ा देता है, आपने देखा होगा, जिससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिससे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा दोस्तों। यही चीज हाइपोथैलेमस के लेवल पर होती है दोस्तों। इसीलिए 6 से 7 घंटे की जो नींद कहा जाता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में 6 से 7 घंटे की नींद आना एक व्यक्ति के लिए बहुत नेसेसरी होता है दोस्तों। अगर आपको ये नींद नहीं आती है तो आप मान के चलिए आप बहुत बड़ी डिसीज के लेवल पर अपने आप को जनरेट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए एंजाइटी के पहले आपको ये बताना जरूरी है दोस्तों कि ये जो फीचर्स होते हैं ये टिपिकली हम लोगों के टेबल प्रैक्टिस में बहुत महत्व रखते हैं दोस्तों। और इसी लेवल पर जब एंजाइटी की बात होती है दोस्तों, तो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करना हमारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट होता है दोस्तों। हम अलग अलग नहीं, हम लोग आसानी के साथ ही एंजाइटी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। आप देखिए, आपके घर में शादी है, ठीक है, परिवार में शादी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप सो पाओगे? आखिरी के 3 दिन जब शादी के दिन मेहमान आते हैं दोस्तों, 2-2 3-3 बज जाती है, पता नहीं चलता। सुबह देखो फिर से 5 बजे सो के तैयार, आपने कितना घंटा सोया? 3 घंटे। नहीं होगी एंजाइटी, नहीं होगी बेचैनी, नहीं होगी घबराहट। आपके परिवार में कोई की डेथ हो गई और पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर दोस्तों, आप वहां जाओगे, वहां पर उससे लीगली एक्ट होगे, वहां पर उसके साथ में आप रहोगे, तो डेफिनेटली आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब सारा काम करना पड़ेगा तो क्या आप वहां पर, जब तक आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी के खत्म होते तक तो आप वहां पर निर्भर नहीं करोगे दोस्तों, डेफिनेट करोगे। आप मान लो हम एक सेमिनार में मिले, ठीक है, सेमिनार लेने गए हम लोगों ने, आपने जितना प्राप्त नहीं किया तो क्या आप सोओगे? ठीक है, आप वहां पर सेमिनार लेने आए हो और सेमिनार अटेंड करने आए हो, दोनों चीज, जिसको देना है और जिसको लेना है, अगर
आप में लेने में गट्स होगा तो आप जो सेमिनार करने आए उसको सोने नहीं दोगे, 2 से 3 घंटे आप उसको सोने दोगे, बाकी का समय आप उसको जाग के तंग करते रहोगे, सर ये बताओ, सर ये बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ठीक है, तो ये होता है, यहीं पर एंजाइटी डेवलप होती है दोस्तों, और यहीं पर बेचैनी, घबराहट, और इसके लिए सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, कोई एक चीज नहीं होता। इसीलिए इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये जो चीजें होती है इनमें उसको डिवाइड किया गया है। और यही हमारे टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा एक, बहुत ही, आप जब इस प्रोटोकॉल को देखोगे तो बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी वे में कवर हो रहा है। क्यों कवर हो रहा है ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। यद्यपि जो व्यक्ति दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर के समान वहां पर पीड़ित होता है, फ्रीक्वेंटली इंटेंस वहां पर कैरेक्टर उसमें डेवलप हो चुका है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, वो हमेशा वरी और फियर के साथ प्रतिदिन की सिचुएशन को वहां पर हैंडल करता है। यानी एक बार अगर कोई ग्रसित हो गया, मान लो मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, रात रात भर नींद नहीं आएगी, मुझे बेचैनी महसूस होगी, सुबह मुझे ड्राउजीनेस फील होगा, अनइजीनेस फील होगी, बार बार मुझे कोई इन्फेक्शन ग्रसित कर जाएगा, बार बार मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी लिंक का, डिसीज का लिंक मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये होगा आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो डायग्नोसिस कैसे करेगा, वो तो किसी डिसीज के लेवल को डायग्नोसिस करने की कोशिश करेगा, वो एंजाइटी को कैसे डायग्नोस करेगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो मैं अगर करेक्शन बताता हूं कि साहब मुझे ऐसा ऐसा हुआ था और उसके बाद से मुझे नींद नहीं आ रही, वो क्या करेगा, सीधा नींद की दवाई दे देगा आपको। क्या करेक्ट कर पाएगा वो कंडीशन को? नहीं दोस्तों, आदत लग जाएगी आपको। लेकिन हम ऐसा कैरेक्टर डेवलप करते हैं दोस्तों जो हार्मोन और नर्व के बीच में, इसीलिए मैंने हाइपोथैलेमस की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब हम हार्मोन्स और नर्व के बीच में इक्विलिब्रियम कर देते हैं, बैलेंस सेट कर देते हैं, देन वी गॉट अ मिरेकल रिजल्ट ओवर एंजाइटी। बहुत आसानी से लेते हैं दोस्तों, आप केवल जनरल टॉनिक में D6 में S2 डाल के दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, S2C1 डाल के दे दीजिए, दिस इज अ फिनोमिनल रिजल्ट। आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों, इतना बेसिक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्राय जब एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होता है, हमेशा इंटेंस एंजाइटी की, सडन फीलिंग की, रिपीटेड एपिसोड वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। यानी बार बार अगर किसी प्रकार की एंजाइटी का लेवल आता है दोस्तों, तो वहां पर हम लोगों को बहुत ही जेनेटिकली देखने को मिलता है दोस्तों कि एक के बाद एक डिसऑर्डर्स वहां पर दोस्तों कंटिन्यूम को देखने को मिलता है, और वो लगातार होते हैं, रिपीटेडली होते हैं दोस्तों। अगर एक बार डेवलप हो गया तो हमेशा रहेगा, और जब होगा तो यहां पर हमको दोस्तों फियर रहेगा, डर रहेगा, टेरर रहेगा। यानी 1 मिनट के अंदर दोस्तों पीक लेवल पर पहुंच जाता है पैनिक अटैक। आप सोचिए, यानी जब आपको गुस्सा चढ़ता है 1 मिनट के अंदर पीक लेवल पर पहुंच जाएगा, तो सोच लीजिए कि जब एंजाइटी या तनाव में आप चले जाओगे 1 मिनट के अंदर पीक लेवल पर चला जाएगा। क्या आप कंट्रोल कर पाओगे दोस्तों? रिपीटेडली अगर इसी प्रकार का बार बार आपके शरीर में पैनिक अटैक अगर डेवलप होगा, आप कर पाओगे क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन पेशेंट कर पाएगा क्या? ठीक है, पेशेंट नहीं कर पाएगा, कभी भी किसी भी प्रकार के इंसिडेंट्स को जलवा दे देगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का इंसिडेंट्स डेवलप कर देगा। और यही चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों अपने लेवल पर जानने का है दोस्तों। इस एंजाइटी और पैनिक की जो फीलिंग होती है ना, वो इंटरफेयर करती है दोस्तों, किसी भी प्रकार के जीवन में इंटरफेयर करती है, और यही कारण है दोस्तों डेली एक्टिविटीज वहां पर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों, और एक्चुअल डेंजर के प्रमोशन के बाहर होता है वो। यानी वहां पर जो एक्चुअल डेंजर उसका डेवलप हो रहा है ना, उस पेशेंट को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए दोस्तों यदि ये कंडीशन वहां पर डेवलप होती है, लंबे समय तक रहती है, तो दोस्तों ये मान के चलिए पैनिक या एंजाइटी जो होती है बहुत लंबे समय तक होती है, और हमारे जैसे क्वालिफाइड लोग ही इसको वास्तव में कंप्लीटली क्यूर के लेवल तक लेकर जा पाएंगे दोस्तों। अन्यथा आप कितनी भी नींद की गोलियां दे दो, सीवियर से सीवियर होता चला जाएगा। एक दिन ये आएगा कि कोई भी इंसिडेंस करके या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा या किसी को मार देगा दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े सिटीज में आजकल यही चीज होती आ रही है दोस्तों। ठीक है, फलानी लड़की को देखा करा नहीं, उसने सपोर्ट करा, जाके बलात्कार किया और उसका मर्डर कर दिया और खुद गायब हो गया। कुछ समय बाद दूसरे के साथ किया, उसको भी मर्डर कर दिया, गायब हो गया। ये एंजाइटी डिसऑर्डर, उसको क्रोध किसी और पे था और निकाल कहीं पर हो रहा है दोस्तों। ये चीजें बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलती है, और यही कारण है दोस्तों जब इस प्रकार की कंडीशन लंबे समय तक रहती है दोस्तों, तो हम प्लेसेस या सिचुएशन को अवॉइड करते हैं।
किसी भी प्लेस पर कोई भी सिचुएशन को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो इस फीलिंग को दोस्तों हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम उस प्लेस को, मान लो अगर हमें लग रहा है कि हाँ हम खड़े हैं कई लोगों के बीच में, हमें यहाँ पर जो अटैक आने वाला है, ठीक है, हम उस प्लेस पर और उस सिचुएशन को अगर हैंडल करने की क्षमता अपने आप में जगा ले दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उस प्रकार की फीलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम तुरंत वहां से हट जाएं। पेशेंट को समझाइए कि आप तुरंत वहां से हट जाइए, आप कहीं पर्टिकुलर सिंगल प्लेस पर चले जाइए जहां केवल आप हो, सिंगल व्यक्ति। तो क्या होगा, धीरे से जो प्लेजर आने वाला है, जो गुस्सा आने वाला है दोस्तों, वो एकांत में वो किसी भी चीज पे निकाल देगा, लेकिन न खुद पे न किसी और व्यक्ति के ऊपर निकाल पाएगा, और इजीली वहां पर दोस्तों कवर अप हो जाता है, बहुत इजी कवर होता है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों इस फीलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जब सिम्टम कभी कभी चाइल्डहुड के दौरान या टीनेजर के दौरान जब स्टेट होता है दोस्तों, तो ये बहुत डेंजरस इसलिए होता है कि ये कंटिन्यूस होता है दोस्तों। यानी ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन वहां पर कंटिन्यू डेवलप होती है दोस्तों। और जब कंटिन्यू डेवलप होती है तो आप सोच लीजिए कि जहां बच्चे या टीनेजर, उनको तो इतनी, मतलब कहते हैं ना सफेद बाल होते हैं, अनुभव वाले, ठीक है, हम में से कई लोग अनुभव वाले हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो टीनेजर्स और चाइल्डहुड के बच्चे कभी भी इस चीज को अनुभव नहीं करते हैं दोस्तों। तो जब अनुभव नहीं करेंगे तो क्या उनको इसका एहसास होगा कि ये एंजाइटी है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। और जब ये कैरेक्टर नहीं होगा तो टिपिकली आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारी क्लासिकल कंडीशन हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती है जो उसके ऊपर डेवलप हो जाएगी दोस्तों। और जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो बहुत सारे कैरेक्टर टेबल प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब एंजाइटी डिसऑर्डर के जब एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे दोस्तों, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी सोशल फोबिया, मतलब भीड़ में जाने से डर लग जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक फोबिया यानी कोई विशेष चीज से उसको डर लग जाएगा दोस्तों। वहां पर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यानी मैं परिवार से अलग हो जाऊंगा, मैं मेरी बीवी से अलग हो जाऊंगा, मेरे बच्चे से अलग हो जाऊंगा, मैं मेरे प्रोफेशन से अलग हो जाऊंगा, जो चीज उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है उससे वो दूर हो जाएगा, यानी सेपरेशन डिसऑर्डर वहां पर देखने को मिलता है। यानी पेशेंट एक से ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करता है दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों एंजाइटी के परिणाम स्वरूप एक मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वहां पर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है दोस्तों। और इसीलिए ये जो प्रोटोकॉल होता है जनरल टॉनिक S2C1 बर्मन-वाई, ये बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जो इस प्रकार के कंडीशन को माइन्यूटली यानी कुछ क्षणों में दोस्तों कंट्रोल करके अलग कर देता है, उसको तुरंत कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए दोस्तों वहां पर ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप लोगों को मालूम है कि S1 1000 F1 1000 का काम होता है इमीडिएट नर्वस स्टिमुलेशन करना, ठीक है। और जब S1 1000 F1 1000 को दिया जाता है मॉर्निंग इवनिंग में दोस्तों, ये सबसे पहले इसी एसिटाइल कोलिन के लेवल को मेंटेन करके, हाइपोथैलेमस के लेवल को मेंटेन करके, नर्व और हार्मोन के कोरिलेशन को मेंटेन करके कंप्लीटली क्यूर के लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों। इसीलिए हम बहुत इजीली दोस्तों यहां पर इस पूरी प्रोसेस को जनरेट करते हैं और बहुत आसानी के साथ हम लोग इस प्रोसेस को जनरेट कर लेते हैं दोस्तों। और जब कॉजेस के लेवल पर जाते हैं, तो जब कॉजेस अगर आप देखोगे तो एंजाइटी डिसऑर्डर के लेवल पर जब जाओगे दोस्तों, तो वहां पर हम लोग बहुत ब्रिलियंटली काम, मैडम अभी अधूरा है, आप बीच में मत टोकिए मुझे, है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। जब यहां पर कॉजेस के लेवल पर चलेंगे दोस्तों, तो एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण आप दोस्तों फुली अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेंगे दोस्तों। कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होता है दोस्तों। अब जब लाइफ में एक्सपीरियंसेस होगा तो कैसे होगा दोस्तों, मान लो कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं, कई ट्रॉमेटिक इवेंट्स उत्पन्न होते हैं दोस्तों, और वो डेफिनेटली एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो मोटरसाइकिल से और अचानक आप मोटरसाइकिल से गिर गए, या आपने किसी को उड़ा दिया मोटरसाइकिल से। कभी हुआ आपको भविष्य में ऐसा? कभी नहीं, पहली बार हुआ। और पहली बार हुआ तो क्या आप उस चीज को, आपको घबराहट नहीं आएगी, एंजाइटी तनाव में नहीं आ जाएंगे आप दोस्तों, ठीक है। तो वो उस समय का इंसिडेंस हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, एक्सपीरियंस नहीं था, आपको तुरंत घबराहट आ जाएगी, तुरंत एंजाइटी में आ जाएंगे आप दोस्तों, और यही एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रिगर कर जाएगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों उन लोगों में जो एंजाइटी के लेवल पर ऑलरेडी प्रोन होते हैं, पहले से ही वो एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, पहले से ही घबराहट
जितनी बेचैनी का लेवल मेंटेन होता है, जिनमें रात भर उनको नींद नहीं आती है, और ये कारण वहां जब अटैक करता है दोस्तों, तो इनहेरिटेड ट्रेट भी एक फैक्टर होता है, जो छुपा हुआ फैक्टर होता है वो भी एक ट्रैक होता है, डबल वहां पर दोस्तों उसको एंजाइटी डेवलप हो जाती है। और यही कारण है कई बार आदमी किसी घबराहट के कारण अपने चाहने वाले समझदार जितने भी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके सामने भी नहीं आता। उसको ये लगता है कि ये मेरे को उस चीज की सजा देंगे जो उसने की नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैंने किसी को ठोक दिया, वो मर गया या क्यों हुआ, उसको पता नहीं वो ठीक होके आ गया, ठीक है, उसको भी पता नहीं किसने ठोका, लेकिन वो उसको देख के डर जाता है और उसके बाद में वो सामने नहीं आता। तो ये दोस्तों इनहेरिटेड ट्रेट भी एक फैक्टर होता है जो उसके घर में, यानी उसके ब्रेन में या उसके दिल में घर कर जाता है कि मुझे इसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन होगी, और वो और ज्यादा डरने लग जाता है। ये और ज्यादा इनहेरिटेड छुपा हुआ डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जो बहुत डेंजरसली सामने आता है, और जब आता है ना तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करता है दोस्तों, ठीक है। कुछ लोगों में एंजाइटी अंडरलाइंग हेल्थ इशू के कारण लिंक्ड होता है दोस्तों, यानी कोई बीमारी के कारण, मान लो किसी को कोई बीमारी है, पारिवारिक कोई बीमारी है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मीडियल या ये कहें हम दोस्तों, ये मिडिल फैक्टर के रूप में काम करेगा, अर्थात मेडिकल इलनेस का फर्स्ट इंडिकेटर होता है एंजाइटी दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, एंजाइटी के साइन और सिम्टम जब डेवलप होंगे तो पेशेंट को दोस्तों एंजाइटी सस्पेक्टेड अगर हो गया तो आप मान के चलिए ये एक मेडिकल कॉज होगा, और मेडिकल कॉज में दोस्तों आप केवल ब्लड टेस्ट से या उससे रिलेटेड टेस्ट के द्वारा प्रॉब्लम के साइन को डायग्नोसिस कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस करके आप ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें, हम इतने सक्षम है कि पेशेंट से आमने सामने बात करके बैठ करके भी हम पता लगा लेते कि इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जब साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है तो एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। आप कैसे सिलेक्ट करोगे दोस्तों, जब कॉमन साइन और सिम्टम आप एंजाइटी के देखोगे ना, तो मैक्सिमम केसेस में दोस्तों हम लोगों को वहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी। तो फीलिंग नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस फीलिंग होगा दोस्तों, वहां पर रेस्टलेस होगा, या बहुत ज्यादा दोस्तों टेंस की श्रेणी में चला जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा दोस्तों। दूसरा, हैविंग अ सेंस ऑफ इंपेंडिंग डेंजर, पैनिक और डूम। तो दोस्तों वहां पर उसको पहले से पता रहेगा कि मैं बहुत डेंजरस कंडीशन में सफर कर रहा हूं, ठीक है, और वो घबराता भी रहेगा, पैनिक भी होता रहेगा, चिड़चिड़ा भी रहता रहेगा दोस्तों। और यही कारण उसको आगे लेकर दोस्तों सामने से ही दिख जाएगा कि ये आदमी एंजाइटी में है दोस्तों, ठीक है। वहां पर यही कारण है कि उसको उस कंडीशन में दोस्तों एक इंक्रीज हार्ट रेट डेवलप हो जाएगी, यानी हैविंग एन इंक्रीज हार्ट रेट, बहुत आसानी से दोस्तों उसको इंक्रीज हार्ट रेट के रूप में वहां पर देखने को मिल जाएगा। यही कारण है दोस्तों ब्रीदिंग रैपिडली, तेजी के साथ में वहां पर ब्रीदिंग होती है दोस्तों। और यही कारण है हाइपर वेंटिलेशन के रूप में दोस्तों वहां पर बहुत डेंजरसली ये कंडीशन डेवलप होता है। और यही कारण है दोस्तों, स्वेटिंग देख लो आप, पसीना बहुत तेजी से होगा, ट्रेम्बलिंग देख लो, बहुत तेजी से उसको दोस्तों ट्रेम्बलिंग होगा, फीलिंग वीक एंड टायर्ड, लगातार पेशेंट बहुत ज्यादा वीक और टायर्ड यानी थका हुआ महसूस करेगा दोस्तों। सिंपल सा ये सारे सिम्टम्स पेशेंट आपको बताएगा, फीलिंग वीक एंड टायर्ड, हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। और यही कारण है दोस्तों उसको नींद नहीं आएगी। और मैंने नींद का पूरा कारण बताया कि क्यों नहीं आ रही दोस्तों, जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा नाइट में, तो ब्रेन एक्टिव हो गया तो आप नींद नहीं करेंगे दोस्तों, आप डेफिनेटली आपको नींद वहां पर चली जाएगी दोस्तों। ट्रबल कंसंट्रेशन और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, आप किसी भी चीज पर, किसी भी चीज के बारे में सोचने पर या उसको कंसंट्रेट करने पर दोस्तों आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। यही कारण है दोस्तों अदर देन प्रेजेंट वरी, ठीक है, प्रेजेंट वरी अभी जो है उस कंडीशन के लेवल पर आप बात करोगे, आगे और पीछे क्या हो रहा है दोस्तों उस पर आप बिल्कुल भी थिंक नहीं कर पाओगे। यही कारण है दोस्तों सोचने समझने की शक्ति एंजाइटी के लेवल पर चली जाती है। एक्सपीरियंसिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जीआईटी प्रॉब्लम, और यही कारण है दोस्तों ऐसे पेशेंट के लेवल पर जब हम टेबल प्रैक्टिस में जाएंगे तो टेबल प्रैक्टिस में हम लोगों को दोस्तों किसी भी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या ये कहें हम दोस्तों जीआईटी के प्रॉब्लम यानी माउथ टू एनस तक के प्रॉब्लम आपको होते हुए दिखेगा। और इसका डायरेक्ट लिंक आपके दोस्तों वहां पर एसिटाइल कोलिन से होगा, जिसके कारण आपका ब्रेन एक्टिवेटेड हो जाएगा, और ब्रेन एक्टिवेटेड होने के कारण दोस्तों एंजाइटी होना आम बात हो जाएगी दोस्तों। हैविंग डिफिकल्टी कंट्रोलिंग वरी, और यही कारण है दोस्तों आप किसी भी चीज को कंट्रोल करने में जल्दी करोगे, जल्दीबाजी करोगे दोस्तों। और जल्दीबाजी करने में क्या होता है,
जल्दी का काम शैतान का होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगी आपको, और आप उस चीज को फेस नहीं कर पाओगे। और यही कारण है एंजाइटी बहुत डेंजरस रूप में आपके बॉडी में घर कर जाएगी और बहुत लंबे समय तक आपको उसका सफर करना पड़ेगा। हैविंग द अर्ज टू अवॉइड थिंग दैट ट्रिगर एंजाइटी, आप वहां पर दोस्तों किसी भी प्रकार पर एंजाइटी के लेवल को दोस्तों इस चीज को देखने को मिलेगा आपको कि आप उस एंजाइटी के लेवल पर जाओगे तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, लेकिन वो कोशिश भी आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी को ट्रिगर कर जाएगी, यानी एंजाइटी को बढ़ा जाएगी दोस्तों। अब उसके लेवल पर आप वहां पर फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और जब ये कैरेक्टर डेवलप होता है दोस्तों, देन हम लोग भागते हैं साइकेट्री की तरफ दोस्तों, हम सीधा साइकोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो जब साइकोथेरेपी की तरफ जाते हैं दोस्तों, तब हमें बहुत सारी बारीकियां मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है देन यू गॉट अ मिरेकल। आप बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इन प्रोटोकॉल्स के उपयोग करके जनरेशन कर सकते हो दोस्तों। कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा आगे दोस्तों। इसे टॉक थेरेपी कहते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। यानी साइकोथेरेपी में एक थेरेपिस्ट के साथ दोस्तों वर्किंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि वहां पर एंजाइटी सिम्टम को रिसीव किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके कि इस व्यक्ति को कहां है एंजाइटी, किस कारण से एंजाइटी कितने लेवल पर प्रभावित हो चुका है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है और एंजाइटी को दूर किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर सीबीटी बहुत फॉर्म सबसे कॉमन रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सीबीटी दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म होता है सीबीटी का दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब सीबीटी की बात होती है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों, जनरली एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है दोस्तों सीबीटी का, जो फोकस करता है कि वहां पर जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो टीचिंग करता है, स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में उसको सिखाता है जो तुम्हारे सिम्टम को इंप्रूव कर सकता है, जो एंजाइटी के कारण को अवॉइड होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है दोस्तों उसको ग्रेजुअली रिटर्न कर सकता है। यानी वहां पर जो एंजाइटी के कारण वो चीजें भूल चुका है, जो उसको डेली रूटीन में नॉर्मल ला सकती है, उसको वहां पर आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। और जब वो धीरे धीरे आप स्किल्स बताते हैं, आप ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, तो दोस्तों वो लेवल वहां पर मेंटेन होता है और उसी के कारण आप बहुत आसानी से एंजाइटी के लेवल को मेंटेन करते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से मेंटेन होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात आती है, हम जितना प्रैक्टिकल इसको अप्रोच करते हैं उतनी जल्दी हम लोग दोस्तों इसको क्यूर करते हैं। जब सीबीटी एक्सपोजर थेरेपी की बात आती है दोस्तों, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन होता है दोस्तों। वो ऑब्जेक्ट जो ग्रेजुअली इनकाउंटर करता है, बार बार एक ही चीज को इनकाउंटर करता है दोस्तों, या ऐसी सिचुएशन जो ट्रिगर करता है, वो एंजाइटी के लेवल को दोस्तों जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर दे, वो वहां पर उस व्यक्ति में देना चाहिए दोस्तों, जो कि सिचुएशन और एंजाइटी सिम्टम्स को मैनेज करने का काम करे। यानी ये थेरेपी जब हम वहां पर चलते हैं दोस्तों, तो वहां पर इस प्रोटोकॉल को जनरेट करता है, ये उस पूरे प्रोटोकॉल के लेवल को जनरेट करता है दोस्तों, जो यहां पर इस लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो प्रोटोकॉल की बात हुई है, तो जनरल टॉनिक D6 में S2C1 दोस्तों, A2C5 F2W D4 एक्सटर्नल फोरहेड पर, ठीक है। फोरहेड के साथ साथ दोस्तों तलवों पर, हथेलियों पर, ठीक है, याद रखिएगा, फोरहेड के साथ हथेलियों और तलवों पर जब आप अप्लाई करोगे, क्या कर रहे हो आप अप्लाई करके, क्या कर रहे हो दोस्तों, आप ब्रेन की कंट्रोल यानी हाइपोथैलेमस के लेवल पर, हाइपोथैलेमस और नर्व के लेवल को बैलेंस कर रहे हो। और ये बैलेंस होगा तो नींद नहीं आएगी, क्या आया समझ में? जब ये बैलेंस होगा हार्मोन और नर्व का लेवल, ऑटोमेटिक नींद आएगी। और नींद आएगी तो क्या ब्रेन एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं। और जब ब्रेन एक्टिव नहीं होगा तो आपका एंजाइटी लेवल, इंसोम्निया, दोनों का लेवल कंट्रोल होगा। बेचैनी, घबराहट, ऑलरेडी S2 देने से बेचैनी घबराहट कंट्रोल हो जाएगी। C1 अब यहाँ पर जब ये सारा प्रोटोकॉल कर रहे हो दोस्तों, तो सोने के पहले जब 1 ड्रॉप आप वर्वन देते हो, कहां पर काम करेगी वर्वन? कहां पर काम करती है दोस्तों, बताइए? यहां पर कौन सा पार्ट एक्टिव है आपका? ब्रेन एक्टिव है ना, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कौन करेगा? ठीक है, तो वर्वन सोने के पहले जब आप 1 ड्रॉप दे देते हो, ये क्या करेगा दोस्तों? ठीक है, ये डायरेक्टली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के लेवल पर, ऑलरेडी हम यहां दे रहे हैं, कोई मेंशन नहीं, ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था दोस्तों, हमारे जगराज सर ने पंजाब में इसको प्रूव किया था दोस्तों। उन्होंने बताया था 1 लीटर में, मैंने कहा था 1 ड्रॉप वर्वन की ले लो, आपका हेडेक चला जाएगा, आपका फीवर चला जाएगा।
कई डल हेडेक्स, कई थाउजेंड्स ऑफ हेडेक के लेवल को मेंटेन किया जा चुका है। तो हम केवल एक ड्रॉप, एक गिलास पानी में डालकर नाइट में सोते समय हम पीने को दे रहे हैं। इससे क्या होगा, सोचिए दोस्तों क्या होगा। ठीक है, आप वहां पर दोस्तों डायरेक्टली मैक्सिमम कैरेक्टर में ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया आपने, ताकि वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर का लेवल डायरेक्टली मोटिवेट होता रहे, वहां पर क्रॉस होता रहे, और वर्मन वहां पर जाकर दोस्तों फटाफट इंसोम्निया के लेवल को, एंजाइटी के लेवल को, मोर मच लेवल को मेंटेन कर दे। और जितना ज्यादा तेजी से मेंटेन करना चाहते हैं उतना तेजी से आप करवा के, और यही चीज जब आप कंटिन्यू 7 डेज 8 डेज देते हो तो वहां पर उसको धीरे से दोस्तों इतनी जबरदस्त नींद आएगी, आप देखते रह जाओगे दोस्तों। और जब S6 खाने के बाद देते हो, ठीक है, S6 खाने के बाद दिया, आप मुझे बताइए सुप्रारीनल का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वहां पर दोस्तों स्ट्रेस को पूरी बॉडी में कंट्रोल करता है, बता सकते हो आप? स्ट्रेस को कंट्रोल कौन कर सकता है? कार्टिसोल। ठीक है, समिष्टा घोष मैडम बधाई आपको। कार्टिसोल को डायरेक्टली आप यहां पर ऐड कर रहे हो, तो सोने के पहले आप वर्वन और खाने के बाद में दोस्तों आप S6 को दे दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों इमीडिएट रिजल्ट आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा। और जब इसके साथ S1 1000 F1 1000 ऑलरेडी दे रहे हो तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप इन दोनों मेडिसिन को इनके साथ देने पर, आपने S1 1000 सुबह दे दिया, पूरा डाइजेस्टिव कंट्रोल कर लिया आपने। मैंने बताया था अभी डाइजेस्टिव एसिटाइल कोलिन के लेवल को आप यहां से मेंटेन कर रहे हो। F1 को 1000 दिया प्लस वर्वन सोने के पहले दिया, S6 को खाने के बाद दिया। आपने क्या करा दोस्तों? ठीक है, ये केवल एक एक ड्रॉप देना आपको। और क्या आपने क्या करा, डायरेक्टली दोस्तों आपने वहां पर इस चीज को अमेजिंग कर लिया कि मैंने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया। और जब आप एंजाइटी के लेवल पर दोस्तों वहां पर इस पूरी प्रोसेस को जनरेट करते हो तो आप मान के चलिए आपने कंप्लीटली क्यूर के लेवल को मेंटेन कर लिया, अर्थात सीधे आपने एंजाइटी को कवर कर लिया। अब कोई प्रोटोकॉल की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, है कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत? बताइए दोस्तों, है कुछ? बिल्कुल नीता मैडम, एक ही ड्रॉप देना है, सिंगल। वर्वन भी एक ड्रॉप, S6 भी एक ड्रॉप, हमको केवल लाइटर डाइल्यूशन में देना है। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम लाइटर डाइल्यूशन का बहुत बढ़िया यूज करते हैं। आप देखिएगा मैक्सिमम केसेस में आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा एंजाइटी की बात दोस्तों। नाउ आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों डायबिटीज के लेवल पर। ठीक है, बिल्कुल आपको हॉट वाटर में देना है सर, पूछने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोपैथ में जितनी भी मेडिसिन आप दोगे, अगर आपने हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर ले लिया, आप देखेंगे कि इमीडिएट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों ब्रिलियंट फोकस आपको देखने को मिलता है। नाउ अब हमने कल देखा था दोस्तों, डिफरेंट लेवल पर देखा था हमने कि हाइपोथैलेमस के लेवल पर हमने देखा था कि ग्लूकोज स्टैटिक थ्योरी, लाइपोस्टैटिक थ्योरी, पैप्टिक थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी और थर्मोस्टैटिक थ्योरी की हमने बात की थी दोस्तों। आज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ओडी ही देना है सर, देवांगन सर, केवल एक टाइम देना है। वर्वन सोने के पहले एक ड्रॉप और S6 खाने के बाद एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम, बहुत शानदार चीज है दोस्तों, ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। ठीक है, अगर आप ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी को समझ चुके हैं दोस्तों तो आप मान के चलिए आप सारी प्रोसेस को जान चुके हैं, सारी प्रोसेस समझ चुके हैं दोस्तों। हमने कल समझ लिया था इसको, ग्लूकोस्टैटिक को। अब हम बात करते हैं दोस्तों लाइपोस्टैटिक थ्योरी। ठीक है, जब हम लेप्टिन की बात करते हैं दोस्तों,
बिल्कुल D3 से ही देना है नीलिमा मैम। जब लेप्टिन की बात करते हैं दोस्तों, लेप्टिन क्या होता है? लेप्टिन एक पॉलीपेप्टिड होता है दोस्तों, और लेप्टिन एक पॉलीपेप्टिड जब होता है, स्पेशली अगर हम कहें पेप्टिड होता है दोस्तों, जो कि एडिपोसाइट के द्वारा सीक्रेट होता है। अब एडिपोसाइट्स कहां होते हैं दोस्तों? एडिपोसाइट्स कहां होते हैं? एडिपोस टिश्यू कहां होता है? मैं बता चुका हूं आपको दोस्तों, फेट के लेवल पर। ठीक है, तो जब एडिपोस टिश्यू के सेल्स होती है दोस्तों, ये वहां पर क्या होगा, जब भी फूड इनटेक किया जाएगा या एडिपोस टिश्यू को दोस्तों वॉल्यूम को कंट्रोलिंग करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। यानी एडिपोस टिश्यू में अगर आपने खाना खाया और खाने में फेट ज्यादा क्वांटिटी में खाया, वो फेट वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट हो जाएगा तो आप किस लेवल पर चले जाओगे? ओबेस के लेवल पर, ओबेसिटी के लेवल पर दोस्तों। वहां पर ये लेप्टिन जो होता है, याद रखिएगा, ये लेप्टिन एक पेप्टिड होता है जो कि एडिपोसाइट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये फूड इनटेक और एडिपोस टिश्यू वॉल्यूम को कंट्रोल करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में है तो ये लेप्टिन भी हेल्दी स्टेट में होगा, और हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने के कारण वहां पर कभी भी एडिपोस टिश्यू में फैट के डिपोजिशन को होने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों जब आप ज्यादा क्वांटिटी में, जब एडिपोस टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा, जब कभी भी एडिपोस टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तब क्या करोगे दोस्तों आप? ठीक है, जब एडिपोस टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तब एडिपोसाइट सेल्स ब्लड में लार्ज क्वांटिटी में दोस्तों लेप्टिन को सीक्रेट करके रिलीज करना प्रारंभ करेगी दोस्तों। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दोस्तों वहां पर लेप्टिन सीक्रेट होने लग जाएगा, और जब लेप्टिन वहां पर सीक्रेट होने लग जाएगा दोस्तों तब क्या होगा? जब लेप्टिन वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होगा तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये ब्रेन के थ्रू सर्कुलेटिंग होगा, और ब्रेन के थ्रू सर्कुलेटिंग होने के कारण दोस्तों ये लेप्टिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और हाइपोथैलेमस में इंटर कर जाता है। अब समझ में आया वर्वन-S6 का रोल मैंने यहां क्यों रखा है? ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। जब डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब कभी भी लेप्टिन से रिलेटेड कोई फंक्शन आता है दोस्तों, जब ये ब्रेन के थ्रू सर्कुलेशन होगा दोस्तों, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और हाइपोथैलेमस में इंटर कर जाता है। अगर कोई मेडिसिन आपके प्रोटोकॉल्स में आप दे रहे हो और उसके साथ आपने वर्वन को सिंगली भी दे दिया या उसके साथ कंबाइन करके भी दे दिया, तो ये बहुत बड़ा बूस्टर होता है दोस्तों। वर्वन डाइजेशन को कवर करने का काम करता है, स्पाज्म को कवर करने का काम करता है, और जब S6 के साथ सपोर्ट करके एक एक घंटे के अंतर पे दे दिया जाता है तो आप मान के चलिए जितनी भी स्ट्रेस होता है, जो तनाव आता है, जो घबराहट आता है, जो हम लोग बेचैनी को महसूस करते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ दूर करते हैं। तो जब आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होता है ना दोस्तों, तो यह लेप्टिन बहुत आसानी के साथ दोस्तों आपके हाइपोथैलेमस में इंटर कर जाता है। अब आप मुझे बताइए, अगर मान लो फैट ब्रेन में चला गया तो क्या होगा? अगर फैट ब्रेन में चला गया, ज्यादा क्वांटिटी में फैट ब्रेन में ब्लड के वेसल्स के माध्यम से चला गया और डिपॉजिट हो गया, क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही समझता मैम, क्लॉट डेवलप हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल कलेक्ट हो गया और वहां की कैपिलरीज में डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा? यही चीज तो हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। ऑयल खा रहे हैं हम, मसालेदार चीजें खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं हम लोग, घी खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, मिक्सिंग मटेरियल खा रहे हैं, ये कहाँ जम रहा है? ये हमारे ब्लड वेसल्स पर, हमारे एडिपोस टिश्यू में। आप लोग खाते हैं भाई, पहले तो आपका तोंद निकला हुआ नहीं था, आप तो बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, और जितने बड़े डॉक्टर होते हैं उतनी ज्यादा तोंद बाहर आती है दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा प्रोटोकॉल मैंने बताया S2, 1 लीटर पानी में S2 की D2 के 2 ml डालो, अच्छे से मिक्स करो और 5-5 ml सुबह शाम लो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, यही प्रोसेस को मेंटेन करना हमारे लिए सबसे बढ़िया जरूरी है, वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब हाइपोथैलेमस में ये जो लेप्टिन फीडिंग सेंटर होता है, ये उस फीडिंग सेंटर को इनिबिट करता है, उसको रोक देता है। इससे क्या होगा? जब इनिबिटिंग सेंटर को ये वहां पर इनिबिट कर रहा है, मतलब फीडिंग सेंटर को इनिबिट कर रहा है, रोक रहा है उसको, जिसके कारण लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? फूड इंटेक का स्टॉपेज हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, और फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लेप्टिन का सिक्रेशन वहां पर इंक्रीज होगा, और लेप्टिन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा ऑलमोस्ट ऊपर जाकर ब्रेन के लेवल पर दोस्तों लॉस ऑफ
एपेटाइट की प्रोसेस के लिए दोस्तों जो फीडिंग सेंटर होता है वहां पर उसका इनिबिशन हो जाएगा दोस्तों। अभी क्या है, वहां पर जैसे ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा है तो हाइपरग्लाइसीमिया में फीडिंग सेंटर वगैरह वहां पर स्टिमुलेट नहीं हो पाते, एक्टिवेट ही नहीं हो पाते। यही काम ज्यादा एक्सेसिव फेट होने के बाद भी होगा। और जब ये प्रोसेस यहाँ पर जनरेट होती है दोस्तों, यही कारण है हम लोगों को बहुत सारी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में हमें पता लगता है दोस्तों कि ब्लड ब्रेन बैरियर में जो सेल प्रेजेंट होती है दोस्तों, उसमें जो रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि बैरियर के अक्रॉस लेप्टिन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ये जेन्युइनली ब्रेन को बनाया गया है गॉड के द्वारा कि ये लेप्टिन को ब्लड ब्रेन बैरियर में जो प्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं वो इसको आसानी के साथ अडॉप्ट करके अंदर भेजता है ताकि वहां से जितना भी फैट के मटेरियल होते हैं वो सब के सब बाहर निकल जाए, जो गंदगी के मटेरियल होता है सब के सब वहां से बाहर निकल जाए और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये प्रोसेस यहाँ पर काम कर रही है दोस्तों, तो फिर लेप्टिन का एक्शन कैसे हो रहा है, हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पर लेप्टिन निकल रहा है और लेप्टिन पर्टिकुलर वहां पर जो प्रोसेसर है ब्लड ब्रेन बैरियर के लेवल पर जो उसके रिसेप्टर्स है प्रोटीन के, वो उस प्रोटीन के रिसेप्टर के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ के वहां पर ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन के अंदर जाकर अपना काम करके फिर से बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, यही प्रोसेस को आपको इस लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे कई लोगों ने बोला था सर H2 आपने बता दिया, चलो हमने उसको समझ लिया, A1 आपने बता दिया, हमने उसको भी समझ लिया, आपने Y भी बता दिया, उसको भी समझ लिया हमने, Why you are using VER1। अब आपको समझ में आया दोस्तों, ओबिसिट्रान के फार्मूले में H2 A1 F1 VER1 YB, इसमें से कौन सा फार्मूला आपको नहीं समझ में आया दोस्तों? कौन सी मेडिसिन यहां पर काम नहीं कर रही है, आप बता सकते हो मुझे, फेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लेवल पर? अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन यहां नजर आ रहा है तो अभी पूछ लो आप, बाद में ना फार्मूला बताऊंगा ना इसके बारे में कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कारण है कि यहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाने वाली मेडिसिन से इन्वॉल्व कर दोगे, आप फीडिंग सेंटर को इनिबिट कर दोगे, वहां पर सारी प्रोसेस दोस्तों डेवलप हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट किस चीज के लिए? फेट के लिए दोस्तों, क्योंकि लेप्टिन पे आपने काम किया, आपने फेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम किया। तो जब फेट ही आप नहीं खाओगे, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, तो क्या आपका फेट जमा हुआ है वो फेट मेटाबॉलिज्म में बढ़ नहीं जाएगा? और जब फेट मेटाबॉलिज्म में बढ़ जाएगा तो क्या आपके बॉडी से फेट रिजॉल्व नहीं होने लग जाएगा? दिस इज द प्रोसेस दोस्तों। और यही कारण है, जब इस मोड ऑफ एक्शन को आप समझते हो दोस्तों कि लेप्टिन का मोड ऑफ जो इसका तरीका होता है काम करने का, वो कैसे होता है दोस्तों? लेप्टिन हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेसिफिक न्यूरोपेप्टिड्स के थ्रू एक्ट करता है दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार के न्यूरोपेप्टिड्स वहां पर पाए जाते हैं और उन न्यूरोपेप्टिड्स के थ्रू दोस्तों वहां पर एक्ट करने का काम करता है, ठीक है। न्यूरोपेप्टिड वाई, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि न्यूरोपेप्टिड वाई हमने पढ़ा है दोस्तों, सेल के लेवल पर याद करिए आप, मैंने कहा था याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत काम आने वाली दोस्तों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होता है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट होता है। नॉर्मली ये पेप्टिड फूड इंटेक को स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी आप फूड इंटेक यानी आपकी भूख बढ़ाने का काम करता है, याद रखिएगा। किंतु न्यूरोपेप्टिड वाई को इनहिबिट करने का भी काम अगर आप देखोगे दोस्तों, इसके कारण फूड इनटेक का स्टॉपेज हो जाएगा, वो भी इसी के कारण होता है दोस्तों, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से। यानी आपके बॉडी में अगर ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर दोस्तों भोजन अवेलेबल है, पेप्टिड्स अवेलेबल है, यानी वहां पर लिपिड्स अवेलेबल है, तो आपकी बॉडी में न्यूरोपेप्टिड वाई सीक्रेट हो जाएगा और सीक्रेट होकर डायरेक्टली इनहिबिशन का काम करेगा, कहां पर? फीडिंग सेंटर को। और जब इनहिबिशन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? डायरेक्टली लेप्टिन के इनहिबिशन के माध्यम से वहां पर जो फूड का एडाप्टेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। और जब फूड का एडाप्टेशन स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा वहां पर फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो चुका है। और इनहिबिट हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ? इनहिबिट होने के कारण डायरेक्टली फूड का लॉस होगा, फूड का एडाप्टेशन नहीं होगा तो आपका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो स्पेशली किसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? फेट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा दोस्तों। ये चीज हम लोगों को समझना थी दोस्तों। दूसरा, यहां पर दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं POMC, प्रो ओपियम मेलेनोकॉर्टिन दोस्तों, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमो
हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और स्पेशली अगर देखोगे आप, ये हाइपोथैलेमस में, लंग्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये कहां का, हाइपोथैलेमस में, लंग्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और ये कहूं प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है। और नॉर्मली अगर देखोगे दोस्तों, ये फूड इनटेक को इनहिबिट कर देता है। और जब फूड इनटेक इनहिबिट हो गया दोस्तों, तो लेप्टिन पीओएमसी के सिक्रेशन को वहां पर स्टिमुलेट करता है। और यही लेप्टिन इसी पीओएमसी के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा। और जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो डेफिनेटली फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा दोस्तों, तो आपके बॉडी से जितना भी फैट का मटेरियल है सब बाहर निकल जाएगा। यही चीज आपको बताने का मकसद था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, लेप्टिन रिसेप्टर क्या होता है दोस्तों। बहुत सारे लेप्टिन रिसेप्टर अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं दोस्तों। यदि लेप्टिन लेप आरबी लेप आरबी के द्वारा एक्ट करता है या उसके वाया एक्ट करता है दोस्तों, जो कि केवल और केवल एकमात्र एक्टिव रिसेप्टर होता है जो हाइपोथैलेमस के बहुत से न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है दोस्तों। अब आप याद रखिए इस चीज को, आपके हाइपोथैलेमस के बहुत सारे न्यूक्लियाई में लेप्टिन आरबी रिसेप्टर मौजूद होता है। और एकमात्र ऐसा रिसेप्टर होता है दोस्तों, ये जो लेप्टिन रिसेप्टर जो आइडेंटिफाई हुआ है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जिसके माध्यम से लेप्टिन इस रिसेप्टर से जुड़कर तुरंत वहां पर अपने काम को अंजाम देता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ये जो मटेरियल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपके बॉडी में दोस्तों जनरेट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रोसेस के माध्यम से S2, A1, F1, WER1, YB का प्रोटोकॉल हमने तय किया था। और यही प्रोटोकॉल दोस्तों पॉजिटिव में आप दे दीजिए, आप देखिएगा बहुत ही शानदार इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तीसरा होता है पेप्टिड थ्योरी। यहां पर हमने पेप्टिड की बात कर ली, लेप्टिन की, लेकिन ये भी एक पेप्टिड थ्योरी होती है दोस्तों। कुछ पेप्टिड फूड इनटेक को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीडिंग सेंटर के स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटिंग के द्वारा रेगुलेट करते हैं दोस्तों। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप देखते हो कि कुछ चीजें दोस्तों आपको बहुत पसंद होती है और कुछ चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब पसंद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ को नापसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद भी करते हैं नापसंद भी करते हैं। हर वैरायटी का लोग होता है। तो वहां पर ये पेप्टिड थ्योरी बहुत काम करती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुछ पेप्टिड्स बनते हैं या कुछ पेप्टिड्स होते हैं हमारे शरीर में जो फूड इनटेक को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें वहां पर काम करके उसको फीडिंग सेंटर के लेवल को स्टिमुलेट या इनहिबिटिंग करने का काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी जब आपको भूख लगेगी तब और ज्यादा भूख लगा देंगे, जब आपको भूख बहुत ज्यादा लग गई, आपने खूब खा लिया, फिर वहां पर फीडिंग सेंटर को इनहिबिट कर देंगे। ये दोनों काम वहां पर करते रहते हैं। यही कारण है कि हम लोग हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहते हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ पेप्टिड। अभी कितने लोगों को पता था दोस्तों ये चीज आपको हमेशा बनती रहे। अगर आपकी बॉडी एक्टिव रूप में काम कर रही है तो ये पेप्टिड लगातार आपके बॉडी में बनते रहेंगे। और यही पेप्टिड आपके भूख को लगना नहीं लगना इसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पूरे फंक्शन को जनरेट करते रहेंगे दोस्तों। उनमें एक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, इनमें एक पेप्टिड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेकर आता है फास्टिंग के दौरान। जब आप भूखे रहते हो तब क्या होता है दोस्तों, जब आप भूखे रहते हो फास्टिंग के दौरान दोस्तों, ये डायरेक्टली फीडिंग सेंटर को इंक्रीज कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब फीडिंग सेंटर वहां पर एक्टिवेटेड हो जाता है दोस्तों, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ग्रेलिन। ग्रेलिन का बनता है, ग्रेलिन का बनता है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। यही चीज है, बारीकी अगर आपको पकड़ना है तो छोटी छोटी मास्टरी करना पड़ेगी दोस्तों आपको। ये डायरेक्टली फीडिंग सेंटर को इंक्रीज करने का काम करता है दोस्तों। ग्रेलिन नामक जो पेप्टिड होता है दोस्तों, इसके संबंध में आपको याद रखना पड़ेगा, ये पेप्टिड फूड इनटेक के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है दोस्तों। और पेप्टिड जो कि फूड इनटेक को इंक्रीज करता है, वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो होता है ग्रेलिन। न्यूरोपेप्टिड वाई, पेप्टिड जो फूड इंक्रीज को इंक्रीज करने का जो काम करता है वो ग्रेलिन, और न्यूरोपेप्टिड वाई, ये दोनों डायरेक्ट इंक्रीज करता है। लेकिन जो डिक्रीज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, लेप्टिन और पेप्टिड वाई वाई, ठीक है। पेप्टिड वाई वाई और
लेप्टिन, ये दोनों फूड इनटेक को डिक्रीज करने का काम करते हैं, और ग्रेलिन और न्यूरोपेप्टिड वाई जो होते हैं फूड इनटेक को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जो हमारी टेबल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। आप में से जितने लोग यहां पर बोलते हैं कि हम भूख बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको सब पता है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, S2 S5 आरी का आप दे रहे हो, उसमें A1 जोड़ दो, आपने ग्रेलिन को स्टिमुलेट कर दिया, आपने न्यूरोपेप्टिड वाई को स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन आपने भूख कैसे बढ़ाई दोस्तों? आपको पता है भूख कैसे बढ़ाई आपने? अब आपको सब पता है। कितने लोग अब नहीं बोलेंगे कि आपको नहीं पता है दोस्तों? आप इस सेंटर को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे हो, और स्टिमुलेशन करके दोस्तों आप वहां पर डायरेक्टली फूड को इंक्रीज कराने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो, और यही कारण है टेबल प्रैक्टिस में आप मास्टर हो रहे हो दोस्तों। यही कारण है ईच का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आप बनाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। मैं अभी किसी से मैंने सुबह ही बात किया था कि शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने किस डॉक्टर से बात, शायद देवांगन सर से मैंने बात किया था। देवांगन सर, आपको याद है मैंने आज शायद आपने मुझे फोन किया था, मैंने आपको बताया था ड्रग इंस्पेक्टर आया था मेरे यहाँ, ठीक है, इतना सेटिस्फाई होके गया है दोस्तों कि मैं आपको अपने मुंह बोलूं कोई बड़ी बात नहीं, वो इस बात पे सेटिस्फाई होके गया है, मैं अपने लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, ऑनलाइन लेक्चर लेने के दौरान आप में से जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स वहां पर फीडबैक दे रहे थे आप लोग, ठीक है, आपके फीडबैक देखकर वो कह रहा था ये इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर है, ऐसे बड़े बड़े फीडबैक दे रहे हैं, मतलब ये अमेजिंग बात है दोस्तों। इसीलिए मैं हेड्स अप करता हूं अपनी फैमिली को। यही चीज मैंने देवांगन सर से आज डिस्कस करी थी, आप चाहें तो पूछ सकते हैं उनसे, मैंने डायरेक्टली उसी समय इनका फोन आया और मैंने इनको बताया देखो यार DI साहब आए थे और बोले आज आया तो आया, तुम्हारे यहाँ पाटीदार जी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, मैं फुल सेटिस्फाई हूं आपसे, ये चीज बोल के गए। मैंने कहा सर आप ऐसा मत करिए, आप जब भी आना बराबर आइए, मोस्ट वेलकम, आप आएंगे तो हमको भी लगेगा कि DI साहब हमारे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, आप जो भी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप आइए। लेकिन वो बोले मैं किस लिए आऊं, आप इतने अच्छे से डॉक्टर तैयार कर रहे हो, इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर्स को तैयार करो, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां सब एलोपैथ प्रैक्टिस करता है, जहां मैंने धर पकड़ करी वहां कुंटलों से बाटले मिलती है। मैंने कहा सर ये जो फैमिली मेंबर है ना, आप कहीं भी चले जाना है पूरे ऑल इंडिया के, मैंने उनको पूरा ग्रुप दिखाया दोस्तों, इतने खुश होके गए, मेरे सिर पे हाथ रख के गए, ये मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। और वो केवल उस समय आए थे जब मैं लेक्चर ले रहा था दिन के समय में, और फीडबैक आ रहा था दोस्तों, 1 by 1 फीडबैक आ रहा था, और वही फीडबैक हम लोगों को दोस्तों बहुत ब्रिलियंटली लेवल लेकर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम हार्मोनल थ्योरी। जब हम हार्मोनल थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंडोक्राइन हार्मोन होते हैं और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्टली इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू एक्टिंग के द्वारा फूड इनटेक को इनहिबिट करने का काम करते हैं दोस्तों। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन होते हैं वो अगर हमने लार्ज क्वांटिटी में भोजन कर लिया तो वो वहां पर उसको इनहिबिट कर देते हैं कि भाई बहुत हो गया अब बंद करो, ठीक है, वो इनहिबिट कर देगा। तो जो हार्मोन फूड इनटेक को इनहिबिट करते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको डाइजेस्टिव ट्रैक अभी पढ़ने वाले हैं, जो सीनियर डॉक्टर है 1 सितंबर ग्रुप के, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन आप लोग जो अभी पार्ट 3 के ये सब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर जो हार्मोन फूड इनटेक को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? सोमेटोस्टेटिन। अब आपको पता होना चाहिए कि सोमेटोस्टेटिन कहां से निकलता है दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपको पता होना चाहिए कहां से निकलता है, ग्लूकेगॉन आपको पता होना चाहिए कहां से निकलता है, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड आपको पता होना चाहिए कहां से निकलता है, और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 5 तत्व होते हैं दोस्तों, 5 हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली फूड के लेवल को, फूड के इंटेक को इनहिबिट करने वाले हार्मोन होते हैं दोस्तों, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकेगॉन, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये डायरेक्टली दोस्तों आपके फूड इनटेक को रिड्यूस करने का काम करते हैं, और यही चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों। जब हम लोग दोस्तों यहां पर 5वीं थर्मोस्टेटिक थ्योरी की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है दोस्तों, ये नहीं, फूड इनटेक अगर आप कर रहे हो तो ये बॉडी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर किसी को फीवर है, आप खाना खा पाते हो क्या? कितने लोग, अपने डॉक्टर्स हैं हम लोग, आप लोगों के पास पेशेंट आता है, फीवर आता है, तो क्या बोलता है? अरे सर मेरी इच्छा नहीं हो रही, मैं तो खाना ही नहीं खा पाऊंगा।
क्यों नहीं खा पा रहा है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि फूड इनटेक बॉडी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, इसीलिए फीवर के दौरान फूड इनटेक डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा आप, वो पेशेंट की गलती नहीं है, वो फूड इनटेक बॉडी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए फीवर में फूड इनटेक डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप केवल फूड को, जो फीवर आ रहा है उसको रिड्यूस कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों एग्जैक्ट मैकेनिज्म इस फैक्ट का आज तक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो प्री ऑप्टिक थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो फीडिंग सेंटर के वाया एक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी प्री ऑप्टिक, आंखों से रिलेटेड प्री ऑप्टिक थर्मो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, वो फीडिंग सेंटर के वाया एक्ट करते हैं, इसीलिए ये सारा काम होता है दोस्तों। साइटोकाइन्स का भी यहाँ पर रोल माना जाता है दोस्तों, कि फीवर के दौरान एपेटाइट को डिक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है साइटोकाइन्स का। अब आपको पता है कि आपके बॉडी में जब भी कोई डेंजरसली कोई डिसीज डेवलप होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट डेवलप होता है दोस्तों, तो उस दौरान भाई हमने कोरोना के लेवल पर भी कहा है, और कोरोना के लेवल पर भी हमने कहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगी, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे दोस्तों कि वहां पर हर चीज का रिडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फीवर के दौरान यही कारण होता है दोस्तों एपेटाइट के डिक्रीज होने का। ठीक है, जो कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है दोस्तों उसके। 10वां पॉइंट होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, यानी आप अगर ओडिमा के लेवल पर काम करते हो तो आपको हाइपोथैलेमस का फंक्शन पता होना चाहिए दोस्तों। आपकी बॉडी में इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में जो बैलेंस होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो वाटर बैलेंस का रेगुलेशन करना 2 मैकेनिज्म के द्वारा दोस्तों, हाइपोथैलेमस बॉडी के वाटर कंटेंट को लगातार रेगुलेट करता रहता है। पहला होता है दोस्तों, याद हो आपको, थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास लगना। ये गुण किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म, यानी यूरिन के फ्लो के माध्यम से। अगर आपकी बॉडी को लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ओडिमा हो गया, सूजन हो गया, ठीक है, तो वहां से आपके यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यूरिन की क्वांटिटी बढ़ा दो, सारा मटेरियल गंदा जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारा पानी की कमी हो गई है, तो क्या होगा दोस्तों, आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म वहां पर दोस्तों वाटर के लेवल को रोक लेंगे, अर्थात सोडियम मॉलिक्यूल्स को रोक लिया जाएगा। तो सोडियम मॉलिक्यूल्स अपने साथ 6 से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है। तो इस कंडीशन में सोडियम रुका, डेफिनेटली वाटर भी रुक जाएगा, सोडियम गया तो डेफिनेटली वाटर भी लेके जाएगा। और यही दोनों मैकेनिज्म, थर्स्ट मैकेनिज्म और एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म होता है। और इसी मैकेनिज्म के बिहाफ पर आप बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल जनरेट कर लेते हो दोस्तों। कैसे? ऐसे दोस्तों, जब थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस के लेटरल न्यूक्लियस में स्थित होता है दोस्तों, याद रखिएगा थर्स्ट सेंटर कहां होता है, हाइपोथैलेमस के जो लेटरल साइड में जो न्यूक्लियस होते हैं वहां पर स्थित होता है। और यहां पर दोस्तों कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कुछ रिसेप्टर होते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ये ऑस्मो रिसेप्टर दोस्तों थर्स्ट सेंटर के लेवल को एडजेसेंट एरिया में वहां पर पाए जाते हैं, मतलब उससे जो लगा हुआ एरिया होता है उस लगे हुए एडजेसेंट एरिया में दोस्तों थर्स्ट सेंटर पाया जाता है। और जब कभी भी दोस्तों एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम दोस्तों जब वहां पर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब गाढ़ा हो जाएगा वो। ठीक है, वो फ्लूइड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। और यदि ऑस्मोलरिटी 1 से 2% इंक्रीज हो जाएगी, 1 से 2% दोस्तों वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, अगर गाढ़ापन 1 से 2% इंक्रीज हो गया तो ये ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ऑस्मो रिसेप्टर थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। और थर्स्ट सेंटर जब वहां पर थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा दोस्तों, तो थर्स्ट सेंटर जब इनिशिएट हो जाएगा तब पर्सन थर्स्टी फील करेगा, प्यासा फील करेगा। उसको प्यास लगेगी कि नहीं साहब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही, लाओ पानी लाओ, पानी लाओ। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास तक पानी पी जाएगा दोस्तों। ये पर्टिकुलर इस थर्ड सेंटर के स्टिमुलेशन यानी ऑस्मो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के कारण, उसके एक्टिवेशन के कारण हमको देखने को मिलता है। अब पर्सन को क्या होगा दोस्तों, पर्सन बहुत ज्यादा थर्स्टी फील करता है और लगातार वाटर को ड्रिंक करता है दोस्तों। वाटर इनटेक
इंक्रीज हो जाने के कारण दोस्तों ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है दोस्तों, और ऑस्मोलिटी यानी गाढ़ापन वहां पर फिर से डिक्रीज हो जाता है। और ये प्रोसेस लगातार दोस्तों इसी हाइपोथैलेमस के माध्यम से, लगातार थर्स्ट मैकेनिज्म के माध्यम से दोस्तों पूरी बॉडी में होता रहता है। और यही कारण है जो लोग, हमारे ग्रुप में एक मैम है जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत थ्रस्ट लगती है, ठीक है, तो उसका सीधा संबंध है कि आपका हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो रहा है, किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और जब थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा, वाटर इनटेक आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ऑस्मोलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको एनीमिया है, ठीक है, वो मैम को एनीमिया है, और उस मैम को एनीमिया होने के कारण दोस्तों उनका थर्स्ट सेंटर बार बार स्टिमुलेट हो रहा है, अर्थात उनका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड वहां पर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करा सके दोस्तों, इसलिए वहां पर थर्स्ट सेंटर बार बार स्टिमुलेट हो रहा है। और यही कारण है जो ऑस्मोलिटी है दोस्तों वो वहां पर उनकी परिपक्व नहीं हो पा रही, और यही कारण है उनको बार बार थर्स्ट, बहुत जबरदस्त थर्स्ट लगती है बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों। दूसरी बात करते हैं एडीएच मैकेनिज्म, एंटी डायबिटिक हार्मोन मैकेनिज्म दोस्तों। साइमल्टेनियसली इसी के साथ जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी घट गया दोस्तों, जिसके साथ क्या होगा दोस्तों, ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, यानी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जहां पर स्टिमुलेटेड होता है दोस्तों, यानी हाइपोथैलेमस के, वहां से निकल के हाइपोथैलेमस और वहां से दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों। एडीएच के कारण दोस्तों जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, वहां पर जो फैकल्टेटिव लगातार जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना दोस्तों, वहां पर वाटर के रिटेंशन को कॉज करेगा, वाटर को रिटेंशन को कॉज करेगा दोस्तों, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा दोस्तों, और ऑस्मोलिटी को पुनः नॉर्मल लेवल में लाकर छोड़ देता है। ये पूरी प्रोसेस जनरेट करता है दोस्तों एंटीडायरेटिक हार्मोन का मैकेनिज्म। इसके विरोध पर, मतलब इसके अगेंस्ट जब ईसीएस ऑफ वॉल्यूम की बात आएगी दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट ही नहीं होगा, और जब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट नहीं होगा तो एडीएच सीक्रेट ही नहीं होगा। एडीएच जब सीक्रेट नहीं होगा तो एडीएच के एब्सेंट के कारण दोस्तों यूरिन के थ्रू मोर नॉर्मल ऑफ वाटर एक्सक्रेटेड होगा, अर्थात वहां पर सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो यूरिन में पास होगा, और सोडियम जब यूरिन में पास होगा वाटर के साथ पास होगा, इसलिए दोस्तों यूरिन की एक्सट्रैक्शन की जो क्वांटिटी होती है वहां बढ़ जाएगी, और जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल होता है वो वहां से बाहर निकल जाएगा, और यही कारण है दोस्तों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम पुनः नॉर्मल श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों हमारे लेवल को यहां पर मेंटेन इसी लेवल से करना होता है, और यही कारण है दोस्तों हम इस प्रकार के जो जनरेशन होते हैं वो हम लोग मेंटेन कर जाते हैं दोस्तों। अगर आप इस मैकेनिज्म को आप समझ लेते हो, कभी भी किसी को पफीनेस होना, स्वेलिंग होना, ठीक है, आप यहां पर दोस्तों उपयोग कर लीजिए। आप यहां पर जब H2C2L1Y का यूज करते हो, आप क्या कर रहे हो, H2C2L1YB का उपयोग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अगर इसमें आपने वेनवन ऐड कर लिया तो आप क्या कर रहे हो, हिमेचूरिया हो, ओडीमा हो, ठीक है, इसको नेगेटिव में दे दीजिए। आप नेगेटिव में दिया मतलब आप मान के चलेगा वहां से जितना भी वेस्टेज मटेरियल है जिसका सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है दोस्तों, वो वहां पर फटाफट बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेवल पर काम करके ये उसी प्रोसेस को फॉलो करके दोस्तों वहां से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सर। सर जब किसी को एंजाइटी होता है और उसको लो बीपी हो तभी भी क्या यही देना है क्या? लो बीपी जब जनरेट होता है ना मैडम, तो केवल आप S1A1RE की ग्लोबल्स दे दें आप, ठीक है, ओके सर, ग्लोबल्स देना है, वहां पर लिक्विड में मत देना आप। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ये भी समझ में आ गया आज हमारे में कि डॉक्टर राजा बाबू सर ने जो 200 में सिंथेसिस दिया है उससे किस तरह से फैट कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत सही पकड़े विनोद सर, मैं बोलने वाला था, आपने निकाल दिया। बहुत बढ़िया सर। सर एक पेशेंट है जिसको फीवर था, तो ऑल वायरल फीवर ड्रॉप दिया मैंने, और जो 200 का प्रोटोकॉल बनाया वो भी दिया मैंने, जो अभी इसमें
कोरोना के लिए, ओमनिक्रॉन के लिए आपने बताया था, तो जी उसका ना जो बीपी है वो 130/60 हो गया था, 65, जी और उसका पल्स है ना 119 था। फीवर जी ठीक था, थोड़ा फीवर कम हो गया था, जी लेकिन पल्स बहुत बड़ा बड़ा हुआ दिख रहा। जी तो कोई उसमें दिक्कत क्या दे सकते हैं सर? केवल एक ड्रॉप वही दे दो बस। अच्छा सर, ओके सर, जी थैंक यू। हेलो सर, डॉक्टर साहब, जी हेलो जी हेलो। जी बोलिए, जी बोलिए सर। मैंने एक बात शेयर करनी थी आपसे कि जी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था मेरा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है, जी जी तो आपने रिपोर्ट भी कही थी, मैंने भेज दी आपको। जी उसके बाद आपने ट्रीटमेंट बताया था जनरल टॉनिक D6 में जी S12C1 और B। जी मगर उससे पहले मैंने आप द्वारा पढ़ाया गया जो S12 था जी उसमें देखा, और दोबारा से मैंने उस दिन देखा कि कहीं ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है कि नहीं। जी तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी हुई थी वहाँ अपना ग्लूकोमा के लिए, जी तो वैसे कोई ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं था, तो आपने लिखवाया हुआ था S12 A3 S6 और C6 जी नेगेटिव नेगेटिव हाई नेगेटिव, आप जैसे भी मोर लगाते हो, नेगेटिव मोर जी नेगेटिव मोर जी नेगेटिव। जी तो वो मैंने आपके इस जो कल परसों आपने बताया उससे पहले भी मैंने उससे पहले ये ले लिया जी S12 A3 S6 और C6, अबाउट 100 बन गया था वो। जी तो वो लगातार लिया मैंने 2-3 दिन, आज जनरल टॉनिक वाला आज लिया। जी तो जो पहले दिन मेरा IOP था वो जी तो था 24.4 और 29.0, जी तो आज वो आया 14.6 और 20.6, बहुत यानी कि बढ़िया सर। हाँ तकरीबन 10 कम हो गया दोनों में, राइट और लेफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल मिरेकल है सर। हाँ बहुत बढ़िया लगा मुझे ये, मैंने कहा ये बात सबसे शेयर करूं कि बिल्कुल सर वो आपने हाँ जी ये इसको बोलते हैं शशिकांत सर प्रेजेंस ऑफ माइंड। या ठीक है, आपने उस चीज को माइंड किया, नोट डाउन किया, यही बहुत बड़ी चीज है और हाँ उसका मैंने बेनिफिट आपने उठा लिया। अब मैं कहता हूं आपने हाँ ये प्रूफ इस तरह से कर दिया कि अब हमारे ग्रुप में कोई भी इंट्राओक्युलर प्रेशर की बात करेगा तो विद इन हाँ 5 जी, to 6 डेज में वो खुद ही डिफरेंस देख लेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चेक कराया होगा ना, वो भी घोर आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया, एकदम से कैसे बिल्कुल। प्रेशर डाउन हो गया। उसने कहा कि 10-10 काम कैसे हो गया, मैंने कहा मैंने अपनी मेडिसिन ली जी अभी कि वो भी मेरे से, उसको फैट वगैरह ज्यादा था, वो TSH वगैरह था, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम थी, वो मेरे से लेके गया था दवाई, तो जी वो भी ठीक हुआ था। तो जी मुझे कहता आज ये 10-10 कैसे कम हो गया, मैं कहा आपको पता होगा कैसे कम हो गया, खाली जी आपकी आंखों में डालने वाली दवाई से तो कम होगा नहीं। आई ड्रॉप डाले और मैंने वो S12 और C1 वो तो जी मैं कई दफा देता हूँ, कोल्ड कंप्रेस करता हूँ, वो जी मैंने लगातार दिया है और ये सर लिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट, बिल्कुल ठीक कोल्ड है। कंप्रेस का तो बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। हाँ बहुत बढ़िया। और तो मैं खुद ने अभी 1 मंथ पहले एक पेशेंट को दिया था कोल्ड कंप्रेस आई ड्रॉप, और GTD5 में S12RV करके चालू किया था मैंने। जी अब वो गॉगल लगा रहा है सर, तो उसको धुंधला धुंधला टाइप से दिख रहा है। वो बोले यार ऐसा क्यों, मतलब वैसे मैं देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब गॉगल लगा रहे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा यार नंबर कम हुआ होगा तुम्हारा। बिल्कुल नंबर कम हो गया होगा सर, चेक करवा लीजिए आप। हाँ 100 जी वही, हाँ, कम हो जाता है कहीं से। बिल्कुल 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 बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट है उसका तो सर। यार बहुत बढ़िया। शशि, सर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत थैंक बहुत। यू सर। सबसे हाँ बड़ी बात तो यह है कि वो डॉक्टर खुद दवाई ले गया जी डॉक्टर साहब से। वो तो नहीं, बिल्कुल सही बात कोल्ड कंप्रेस का तो जैसे आंखों में जलन हो रही हो जी या भारीपन लग रहा हो, हेडक में भी अगर जैसे मान लो आंखों के कारण हेडक हो रहा है तो उसमें कोल्ड कंप्रेस का भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है उसमें। सर मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, आंखों के लेवल पर लोड बढ़ता है, मैं कुछ जी नहीं करता हूँ, मैडम को हम्म बोलता हूँ S12 C1 को लेकर आओ, D4 में 10-10 बूंद एक कटोरी पानी में डाल दो और ये टॉवल उठा के मुझे दे दो, रुमाल को मैं करता रहूंगा, बस आंखों में लगाता रहता हूँ। 15-20 मिनट लगते हैं मेरे को। हाँ इंट्राओक्युलर बहुत प्रेशर रिलैक्स इतनी जल्दी महसूस रिमूव होता है। होता है बहुत तेजी से। लेकिन मु- सर ने क्या करा, S12 A3 S6 C6 लिया तो यूरिन के माध्यम से जो मैंने अभी बताया ना, प्रेशर जी को मतलब उन्होंने रिलीव कर दिया डायरेक्टली। हाँ, पर क्योंकि ये मैं हाइपरटेंसिव हूँ ना जी सर,
हाँ, अच्छा इसीलिए हाइपरटेंशन के लिए। इसीलिए वो ऑप्टिक नर्व के लेवल पर आपको जो जनरेशन हो रहा था ना, इमीडिएट रिलीफ हो गया आपको। ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है सर, कि देखो हाई पोटेंसी के लेवल पर दो तुरंत काम होगा। बहुत बढ़िया। और S12 और C1 मुझे लगता है कि वो हाइपरटेंशन को भी कम करता है जी। बिल्कुल मुझे करेगा लगता सर, है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगा करेगा सर, बिल्कुल ब्रेन के लेवल से कंट्रोल हो रहा है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। S12 C1 सीधा ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा देगा आपको। अभी हमारा सेरिबेलम और सेरिब्रम जब पढ़ेंगे ना सर, इतने प्रोटोकॉल जनरेट होंगे, इतने होंगे। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, 5 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, मुझे इतनी चीज समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पर ये भी काम करेगा, यहाँ पर ये भी काम करेगा। जब वो खुल के आएगा ना, आप में से कई लोग बोलोगे सर ये तो यहाँ पर ये भी काम कर जाएगा, आप ही लोग बोलोगे। सर वो पेशेंट की अपने आपसे बात हुई थी मेरी, ब्रेस्ट कैंसर वाले की, जिनको मैं बताया था ना कि स्टूल वो ब्लैक टाइप से हो रहा है, ब्लड आ रहा है जी। तो एक्चुअली आपने मेरे को मतलब पहले आपने क्लास में बताया था C1 का D1 जी कि 100 ml डिस्टिल वाटर में 30 ड्रॉप डाल के, वो मैंने एक्चुअली उनको मतलब चेस्ट में भारीपन सा और ऐसा लग रहा था कोई 60 टाइप से गठान टाइप से हो जी, वो चालू किया था। तो 2 दिन में उनको ऐसा लग रहा कि बिल्कुल मतलब पूरा नॉर्मल टाइप से लगने लगा वो। हाँ, तो हो सकता है कि वो मतलब निकल गया हो सकता है सर ट्यूमर, क्योंकि उनको काफी मतलब फील हल्कापन लग रहा है वो। हाँ, तो मेरे को वही लगता है कि जो अपने को ऐसा लग रहा था 2 दिन से वैसे स्टूल में ब्लीडिंग हो रही थी, तो हो सकता है वो सिस्ट गल गई हो। बिल्कुल सर। अब देखो किस्मत, 15 दिन वेट करो, 15 दिन बाद जब मेडिसिन खत्म अब तो नॉर्मल है सर, अब स्टूल नहीं मतलब ब्लैक स्टूल नहीं आ रहा, अब नॉर्मल हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। एंजाइटी की लेवल से जी, व्हेन जो भी स्टूडेंट्स रहता है उसका एग्जाम की वजह से बहुत एंजाइटी रहता है जी, सो वी कैन गिव द सेम प्रोटोकॉल सर। सर स्टूडेंट के लेवल पर आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन याद रखना है नेचुरल टॉनिक। नेचुरल टॉनिक D6 कीजिए, C1, या आप सिंपल याद रखना चाहते हो S10 A3 C1 RE, ठीक है, नेगेटिव में S10 A3 C1 RE। इट इज अ मिरेकल फॉर एनी स्टूडेंट। ओके, और थर्ड डाइल्यूशन सर। और अगर और अच्छा करना चाहते हो तो S12 की भी 5 ड्रॉप डाल लो, क्योंकि सबसे ज्यादा आंखों का उपयोग करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे ना 5 मेडिसिन के लेवल पर सब खत्म हो जाएंगे। स्टूडेंट के लिए आपने S12 बताया हुआ जी। जी बिल्कुल मैम, इतना मेमोराइजेशन हो जाएगा सर उसका। ये आप अलग से S12 को 30 पोटेंसी में दे दो ग्लोबुल्स में, 4 to 6 टाइम चूसने के लिए, और साथ में S10 A3 C1 RE दे दीजिए आप थर्ड डाइल्यूशन में, मिरेकल रिजल्ट आएगा सर। सर इसमें एज फैक्टर का तो कोई नहीं रहता ऐसा कुछ जी सर? एज फैक्टर का तो नहीं रहता इसमें? नहीं, आप S12 को 30 में दे रहे हो ना, तो एज फैक्टर मतलब अपन किसी को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, ऑलमोस्ट दे सकते हो। नेगेटिव में दे रहे हो ना सर? नेगेटिव, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक। सर एंजाइटी में मैंने एक पेशेंट को उसको पैरालिसिस भी था पहले से, फेशियल पैरालिसिस जी। तो ये जो जनरल टॉनिक के बदले मैंने पावर बूस्टर दिया था, उसमें C1 वर्बल वाई डाल के बहुत अच्छे रिजल्ट निकले सर। वो तो सर एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि तीनों के रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों में पावर बूस्टर अच्छा है, कुछ में जनरल टॉनिक अच्छा है, कुछ में नेचुरल टॉनिक अच्छा है। तीनों का लेवल बहुत अच्छा है। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो पेशेंट काफी समय से मुझे परेशान कर रहा था, और जब मेरे पास आया तो मैंने सोचा यार अब इसको मेडिसिन क्या दूं मैं, तो सोच के मेरे को ऐसा लगा नहीं मेडिसिन देना चाहिए। और जब मैं मेडिसिन देने लगा तो उसको एंजाइटी भी था, और एंजाइटी के साथ डिप्रेशन भी था, और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने कहा कि अब इसको क्या दूं क्या दूं क्या दूं। मैंने A1 का 200 मेरे हाथ में आया, मैंने तुरंत A1 का 200 दिया एज ए पेन दिया मैंने, पेन के लिए A1 का 200 दे दिया उसको। और साथ में मैंने क्या करा, उसको एविना सेटाइवा था, तो मैंने फिर सोचा कि यार A1 200 में दूंगा, फिर वापस ले लिया मैंने उससे। मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसको A2 का 200 देता हूँ पेन के लिए। तो A2 का 200 मैंने पेन के लिए कर दिया, और वहां पर A1 को S1 के साथ मतलब पावर बूस्टर को S5 C4 RE के रूप में दे दिया। आप बात मानोगे 5 से 10 मिनट लगे होंगे। मेरे ऑन टेबल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। मैंने गर्म पानी में हमेशा रखता हूँ बॉटल में, वही तुरंत 1-2 डोज पिला देता हूँ ताकि पेशेंट को रिलीफ हो जाए, जैसे संजीवनी का। ये चीजें वही देखने को मिलती है। मैंने उनको पिला दिया, और घर जाके 10 मिनट बाद बोलते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है उनका गाँव, घर जाके बोलते हैं सर आपने मुझे क्या दिया था? बोले आपने वो मेडिसिन में दिया है कि नहीं? इनको क्यों भाई क्या हो गया? अरे सर पेन बंद हो गया एकदम। अब आप बताओ मुझे, ठीक है। ये चीज समझ में आती कभी कभी अपने को।
सर बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे। फिर वो पेशेंट ना बॉटलें ले लेके घूम रहा था जी। तो एक व्यक्ति ने देखा, बोले यार काय की बॉटल है, तो बोले मुझे पैरालिसिस हुआ था पहले और मुझे ये दवाई से रिजल्ट मिला। उसके यहाँ पापा को भी पैरालिसिस हुआ तो उसने फिर मुझे फोन किया जी। बिल्कुल बोले आप सर, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हो? तो मैंने जी हाँ। तो फिर उनके पापा को लेके सर पावर बूस्टर के सेकंड डायरेक्शन में बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो 4 दिन में सर पेशेंट पैरालिसिस का चलने लग गया। वही सर, वही 30 ml में 3 ड्रॉप डालना है, केवल 3 ड्रॉप। विनोद सर 30 ml में। ओके ओके सर, सॉरी जी जी। शर्मिता मैम बोलिए। सर जी, जिसको बहुत ज्यादा फियर है फ्रॉम डिजीज एंड ऑल, तो इसके साथ मैं A1 200 कर दूं सर? सवेरे आपने बोला था A1। बिल्कुल दे सकते हो मैडम, 100%। मैंने कहा ना, जहां पर फिजिकल और मेंटल दोनों आ जाए वहां पर A1 सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जहां पर केवल फिजिकल आए वहां पर A3 बेस्ट है, ठीक है। यस सर जी। इसके साथ मैं A1 दे दूंगी ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, 100 ml में 9 ड्रॉप। पावर बूस्टर का 100 ml में 9 ड्रॉप, बिल्कुल सही सर। सर पावर बूस्टर का जी सेकंड डाइल्यूशन में बीपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने तो कहा सर आपको, मैंने कई लोगों मैं बहुत चला रहा हूँ सर वो। एस्टन A1 और वाई भी बहुत बढ़िया जी। 10th डिवीजन में आपने जैसे बताया था एस्टन A1 येलो जी, बहुत बढ़िया 10th डिवीजन में। बहुत बढ़िया काम कर सर। मैं क्या करता हूँ, पावर बूस्टर को सेकंड डाइल्यूशन दे देता हूँ, साथ में एस्टेन A1 वाई को सेकंड डाइल्यूशन दे देता हूँ। कोई संभावना ही नहीं है कि उसका बढ़ेगा, 100% रिमूव हो जाता है सर वहां पे। मैंने 10th लिया जी, पहले मैंने 10th लूंगा जी। नाइस नाइस सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू मनीष सर, गुड नाइट।